सन 1595 का एक दिन सल्तनत उस्मानिया अपने अरूज पर है। ये वो दिन है जब इस वक्त के सुपर पावर का इक़्तिदार सुल्तान मुराद सोम के इंतकाल पर उनके बेटे महमद को मिल चुका है, जो अब सुल्तान महमद सोम है। लेकिन इस दिन को तारीख में जिस वजह से याद रखा जाता है वो शायद इस्तांबुल में शाही महल में नए सुल्तान की आमद से ज़्यादा वहाँ से 19 शहजादों के जनाजों का निकलना था। ये जनाजे नए सुल्तान महमद सोम के भाइयों के थे, जिन्हें सल्तनत में इस वक्त राइज भाइयों के कत्ल की शाही रवायात के तहत नए सुल्तान के तख्त पर बैठते ही बारी बारी गला घोंट कर हलाक कर दिया गया था। तारीख के मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से शहजादों की हलाकत की रवादाद बयान करते हुए लिखा है कि शहजादों को एक एक करके सुल्तान के सामने लाया जाता था। इनमें से उम्र में सबसे बड़े शहजादे ने, जो खूबसूरत और सेहतमंद जिसामत का मालिक था, उसने इल्तिजा की कि मेरे आका, मेरे भाई, जो अब मेरे वालिद की जगह हो, मेरी जिंदगी बख्श दो, इस तरह मत मुझे ख़त्म करो। गम से नडाल सुल्तान ने अपनी दाढ़ी नोच ली, लेकिन जवाब में एक लफ्ज न बोला। जब गलियों में ये जनाजे जाते हुए देखकर इस्तांबुल के शहरियों के दिल दहल गए थे। सुल्तान मुराद सोम के जनाजे के एक रोज बाद ही उनके 19 शहजादों के जनाजे के मौका पर इस्तांबुल के शहरियों की दुगनी तादाद बाहर आई थी और हर आंख अश्कबार थी, हर आंख में आंसू थे। 1595 से 21 बरस पीछे जाएं तो ये मालूम होगा कि सुल्तान महमद सोम के वालिद सुल्तान मुराद सोम की हुक्मरानी का पहला दिन भी मुख्तलिफ नहीं था और उन्हें भी ऐसे ही मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा था। सुल्तान मुराद के वालिद सल्तनत उस्मानिया के 11वें सुल्तान सलीम दोम के सन 1574 ईस्वी में जब 50 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। सल्तनत की भाग दौड़ इनके सबसे बड़े बेटे मुराद सोम के हाथों आई, जो अपने बाद वाले भाई से 20 साल बड़े थे और इनकी जानशीनी को बज़ाहिर किसी से खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तख्त नशीनी पर अपने सब भाई मरवा दिए। सुल्तान मुराद, जो बहुत रहम दिल थे और खून बहाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, 18 घंटे इंतजार किया। इस दौरान वो तख्त पर बैठे और ना ही शहर में अपनी आमद का ऐलान किया और अपने 9 भाइयों की जान बचाने के तरीकों पर गौर करते रहे। सल्तनत उस्मानिया के कानून के खिलाफ वर्जी के डर से उन्होंने रोते हुए अपने एहलकारों को शहजादों का गला घोंट कर हलाक करने के लिए रवाना कर दिया और इस काम के लिए इन एहलकारों के इंचार्ज को भी अपने हाथों से नौ रुमाल दिया। मुराद और महमद के भाइयों की छोटी छोटी कब्रें बताती हैं कि सल्तनत में इस अफरा तफरी से बचने की क्या कीमत अदा की गई, जो अक्सर किसी नए सुल्तान की तख्त नशीनी के वक्त पैदा होती है। इब्तदा में उस्मानी सल्तनत में इक़्तिदार ख़ानदान का मसला होता था, जिसमें भाई, चचा, कज़न और कई बार खातून रिश्तेदार भी किसी हद तक हिस्सेदार होती थी। ये सूरत हाल दुनिया की उन सल्तनतों से मुख्तलिफ थी जहाँ इक़्तिदार पर सिर्फ बड़े बेटे का हक होता था। उस्मानी सुल्तान सदियों में अपनी एक रवायात शायद नहीं बदल सके। उस्मानी खानदान अपने तर्ज हुक्मरानी का एक असूल मुकम्मल तौर पर कभी तर्क नहीं कर सके, जिसके तख्त पर शहजादा तख्त पर बैठने का अहल ज़रूर होता था, चाहे इस बात का हकीकत में इम्कान कितना ही कम क्यों ना हो। सुल्तान मुराद और इनके बेटे महमद की तरफ से अपने भाइयों को हलाक करवाना ये साबित करता है कि यूरोप का कानून, जिसके तहत वरासत मुकम्मल तौर पर सबसे बड़े बेटे को मुंतकिल होती है और जहाँ छोटे भाई बड़े भाई के लिए खतरा नहीं होते, तुर्कों की इस सोच की जगह नहीं ले सका जिसके तख्त पर बेटा अपने खानदान की हुकूमत का वारिस होता था। इस सूरत हाल में किसी भाई का सुल्तान के खिलाफ बगावत या साजिश करना जरूरी नहीं था, बल्कि यह भी मुमकिन था कि सल्तनत के ताकतवर हल्के सुल्तान से नाखुश होकर किसी भी दूसरे शहजादे को सुल्तान बनाने की कोशिश में लग जाते। उस्मानी सुल्तान का बेटा होना कोई खुशनसीबी नहीं है, क्योंकि इनमें से एक जब सुल्तान बन जाता है तो बाकियों के लिए मौत का इंतजार ही रह जाता है। अगर सुल्तान के भाई जिंदा हो तो फौज के सुल्तान से तकाजे ही खत्म नहीं होते और सुल्तान अगर इनकी बात नहीं मानता तो वो कह देते हैं कि खुदा तुम्हारे भाई को सलामत रखे, जिसका मतलब यह बताना होता है कि वो इससे भी तख्त पर बिठा सकते हैं। शुरू में इस रवायात को इक़्तिदार की वहदानियत बरकरार रखने के लिए बर्दाश्त किया गया ताकि हुक्मरान को किसी चैलेंज का सामना न करना पड़े।
ابتدا میں جب سلطنت عثمانیہ پھیل رہی تھی اور سلطان خود طویل عرصے کے لیے دارالحکومت سے دور مہمات پر جاتے تھے، لوگوں کو اس وقت یہ روایات ٹھیک لگتی تھی، لیکن سلطان سلیمان کے دور کے بعد کم عمر لڑکے اور بچے جو ابھی گود میں تھے اس روایات کا نشانہ بنے، اور اکثر ایسے سلطانوں کو بچانے کے لیے جو بہت کم دارالحکومت سے باہر جاتے تھے۔ سن 1574 تک استنبول کے عوام نے شہزادوں کی ہلاکت کا یہ ڈرامہ اپنے سامنے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کسی نئے سلطان کے سب بھائیوں کا ایک ساتھ مارے جانا اور محل سے ایک ساتھ جنازوں کا نکلنا، جن میں سے کچھ بہت ہی چھوٹے تھے، دیکھ کر لوگوں کو لگا ہوگا کہ یہ سب پرانے زمانے کے لیے تھا۔ محمد سوم کے بعد سلطان احمد اول تخت نشین ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو دباؤ کے باوجود ہلاک نہیں کروایا، لیکن یہ روایات اس وقت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔